एक्चुअली आजकल हम देखते हैं तो चीज़ें बहुत क्लियर रहती है। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी जैसे मैंने देखा है, अभी 10th क्लास में हमने एक सेमिनार किया था जिसमें ऑलरेडी बच्चों को बताया था कि आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, नॉन मेडिकल में क्या होता है। तो आप ये सोच रहे हो कि सर साइंस था तो मेडिकल क्यों नहीं? क्योंकि मेरा 10th तक हिंदी मीडियम से रहा और हिंदी मीडियम में बायोलॉजी की जो टर्म्स होती है वो बहुत डेंजरस होती है। और अगर आपको आईआईटी में जाना है तो उसके लिए आईआईटी जेईई का एक पेपर हुआ करता था अलग से। हाँ, तो उसी तरीके से ये तो हो गया ग्रेजुएशन के लिए, बीटेक के लिए। इसी तरीके से अगर आप एमटेक में आईआईटी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आईआईटी एनआईटी में एमटेक करने के लिए आपको गेट का एग्जाम देना होता है। मतलब अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो भी उसके लिए गेट है। यस, एक्चुअली देयर वाज एन इवेंट दैट इज सुप्रा। सुप्रा जो इवेंट था वो ऐसे ही ऑर्गेनाइज कराया था। सो दैट इसलिए मुझे वो याद भी है क्योंकि उसके लिए जो हमने सेक्रीफाइसेस किए भी। तो एट दैट टाइम मतलब हमें ये था कि एक बार तो मतलब हमारे 4 लोगों की तो ऐसा मतलब हमारी टीम में आंसू आने को हो गए थे क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद 1 साल की मेहनत के बाद हम जस्ट रेस से जस्ट 1 सेकंड पहले हम पार हो सकते। तो जो गाड़ी ड्राइव करता है वो साथ ले गए थे आप अपने? ड्राइवर भी स्टूडेंट ही होता है उसमें। सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चुनो। Ladies and gentlemen, welcome to the other episode of SRS Bytes. Today's our guest is not just a mentor, he is a teacher, he is an engineer who scored 99 percentile in GATE and a lot more. Our first guest of the today is Mr. Dheeraj Sardana. So please welcome him. Sir, describe your journey briefly. My name is Dheeraj Sardana. I am basically from Hisar. I did my schooling from New Lahoriya Vidya Mandir. After that, I did my BTech from IKM Gurgaon. And then I qualified GATE and also I did my masters from NIT Bhopal. And I'm teaching full time after my MTech till date. And before that also I started teaching from BTech itself only. Previously I was teaching for like physics subject for 11th class student, 12th class student. And after that, after my MTech, I started teaching for GATE as well. So right now I'm teaching for GATE as well as for ITD and both. Sir, what was the reason behind becoming an engineer? एक्चुअली लाइक आजकल आप देखते हैं तो चीज़ें बहुत क्लियर रहती है। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी जैसे मैंने देखा है, अभी 10th क्लास में एक सेमिनार किया था जिसमें ऑलरेडी बच्चों को बताया था कि आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, नॉन मेडिकल में क्या होता है। तो उस समय भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर इस तरह से नहीं हुआ करती थी। तो मैं आपको रियली बताऊँ तो मतलब मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे को बस एक ही चीज़ थी, मेरे को रटने से थोड़ा-सा परहेज रहता था। मतलब अच्छा नहीं लगता था रटना। और ऐसा उस समय मुझे लगता था कि जो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह में मेरे को मतलब वो लगता था कि रटना पड़ेगा सब। तो मेरे को इसलिए इंटरेस्ट ये था कि मुझे साइंस और मैथ्स मतलब ये सब चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। फॉर दैट रीज़न लाइक आई वेंट फॉर मेडिकल। तो आप ये सोच रहे हो कि सर साइंस था तो मेडिकल क्यों नहीं? क्योंकि मेरा 10th तक हिंदी मीडियम से रहा और हिंदी मीडियम में बायोलॉजी की जो टर्म्स होती है वो बहुत डेंजरस होती है। तो जिसके कारण मुझे बायोलॉजी से एट द सेम टाइम ये भी थी कि ये मेरे से नहीं हो पाई। सो फॉर दैट रीज़न आई चूज़ दैट नॉन मेडिकल। और उसके बाद जब नॉन मेडिकल लिया तो उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा कि ग्रिपिक होती है, ब्रांचेज़ होती है। फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा रहा कि मतलब मैकेनिकल की चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन था। रीज़न भी कि जब हम करंट वगैरह पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोड्स दिखाई तो देते नहीं है। यस, वी हैव टू इमेजिन कि इलेक्ट्रोड ऐसे मूव कर रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है। पर जो भी चीज़ें मतलब मैकेनिक्स से रिलेटेड होती है, मोशन से रिलेटेड होती है, या मैं बोलूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, वो दिखती है। जैसे इंजन है, गाड़ी है, तो वो सारी चीज़ हमें दिखती है। सो फॉर दैट रीज़न आई वाज़ हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट। तो इसलिए फिर बीटेक की तरफ जाने का मन बन गया। Sir, what is GATE? एक्चुअली अगर आप गेट की बात करें तो जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर भी होते हैं इसके बारे में। लाइक जैसे 12th क्लास के बाद अगर आप आईआईटी जेईई में एडमिशन लेना आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज की डेट में जेईई मेंस और एडवांस का पेपर होता है। Yes, sir. और एनआईटी के लिए भी जेईई मेंस होता है। हमारे समय पे जैसे जब पहले तैयारी की थी उस समय पे एआई ट्रिपल ही हुआ करता था अगर आपको एनआईटी या किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। और अगर आपको आईआईटी में जाना है तो उसके लिए आईआईटी जेईई का एक पेपर हुआ करता था। अलग से। हाँ, तो उसी तरीके से ये तो हो गया ग्रेजुएशन के लिए, बीटेक के लिए। इसी तरीके से अगर आप एमटेक में आईआईटी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आईआईटी, एनआईटी में एमटेक करने के लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देना होता है। और ये गेट के एग्ज़ाम की खास बात ये है कि इसको एज लिमिट नहीं होती। और हमारे समय पे 3rd ईयर में आप गेट दे सकते थे। फिर 3rd ईयर वाला ट्रेंड बंद हो गया था। उसके बाद आप फिर से आप 3rd ईयर में गेट दे सकते हो। तो गेट एक एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। और इस टेस्ट को क्लियर करके आप आईआईटी जेईई आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर और बाकी भी जो टॉप पीटीपी कॉलेजेस है, जैसे ट्रिपल आईटी हो गया, इन सब कॉलेजेस के अंदर आईएससी हो गया, आप एडमिशन ले सकते हैं। ना केवल ये, बल्कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे पार्क है,
वो हर साल गेट स्कोर पे रिक्रूट करती है। मतलब अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो भी उसके लिए गेट है, और कभी-कभी इसरो भी रिक्रूटमेंट जो है वो गेट के थ्रू लेती है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स गेट से होते हैं। कुछ पीएसयूज़ है, जैसे आईयूसीएल, एचपीसीएल, आप सभी लोगों ने सुना होगा। पेट्रोल भरवाते हैं, घर पे सिलेंडर आता है तो आता है ना, बीपीसीएल का भी आता है, आप देखो भारत का लिखा होता है ना एचपी का। तो वो जो सारी पीएसयूज़ कंपनीज़ हैं, वो भी उनमें से काफ़ी गेट से रिपीट करती है। इसमें एज लिमिटेशन नहीं है, 60 साल 35 में कोई भी देख। में कोई एज लिमिटेशन नहीं है। हाँ, पीएसयू की जॉब्स के लिए एज लिमिटेशन होती है। मतलब अगर आपको सिर्फ एमटेक करनी है, तो आप गेट का एग्ज़ाम कभी भी किसी भी एज में दे सकते हो, आप एमटेक भी किसी भी एज में कर सकते हो, तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बट हाँ, जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हो, तो उसपे किसी पीएसयू में 26 ईयर्स होती है, किसी में 30 ईयर्स होती है। तो वहाँ एज रिलैक्सेशन मतलब तरी है। और इसी तरीके से अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो मार्क वगैरह में भी एज लिमिट्स है। और गेट एग्ज़ाम देने के लिए देयर इज़ नो एज। सर जैसे कि आपने जब आप बीटेक कर रही थी तब आपने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, फॉर्मूला इवेंट था वो। उसकी वो स्टोरी डिस्क्राइब कीजिए आप। Yes. Actually there was an event that is Supra. Supra जो इवेंट था वो ऐसे ही ने ऑर्गेनाइज कराया था, और वो ऐसे ही के सुप्रा का फर्स्ट सीजन था। बेसिकली एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो जब आप कॉलेजेस में जाते हो तो ये सोसाइटी चैप्टर्स आपको बेसिकली बहुत कुछ सिखाते हैं। मतलब सोसाइटी चैप्टर्स से आपका जो मतलब आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो क्लासेस के अंदर, तो आप थ्योरी वगैरह भी पढ़ते हो, लैब्स में भी जाते हो। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की बात करें, जितने भी जैसे ईपीएफ के अंदर कॉलेजेस है या वर्ल्ड पे भी कॉलेजेस है, तो उनके बीच में जो कनेक्शन है ये सोसाइटीज बहुत अच्छा मीटअप करती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ऐसे ही की बात, तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है, वो एक इवेंट कराती थी पहले बाहा। बाहा जो इवेंट होता था, बाहा इज़ BAJA बेसिकली। ये इवेंट में क्या होता था कि जो बीटेक के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक गाड़ी बनानी होती थी, जिसको बोलते हैं ओल्ड टेरेन व्हीकल, एटीवी। और ये ओल्ड टेरेन व्हीकल जो ऊबड़-खाबड़ रास्ते होते हैं ना, जैसे एकदम मिट्टी वाले, धूप भरे वाले, हाँ, ऑफ वैसे रोडिंग टाइप। हाँ, ऑफ रोड टाइप। तो उसके लिए वो एटीवी बनाते थे। तो उसके बाद क्योंकि वो इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहता था, उसमें भारत के सभी अच्छे से अच्छे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते थे। और उन इवेंट्स के अंदर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको भी अच्छे इंजीनियर्स मिल जाते थे, जो थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसीलिए कंपनीज़ भी उस इवेंट में आती थी और उन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बिठा लेती। तो ये बहुत क्रेज़ रहता था उस चीज़ का। तो ऐसे ही ने इंस्पायर होकर के सोचा कि एक और इवेंट शुरू करते हैं, दैट इज़ सुप्रा। और उसको उन्होंने कहा फॉर्मूला 1 रेसिंग कार बनाइए आप। तो एट दैट टाइम अच्छी बात ये थी कि वो पहला इवेंट था, और उसमें उन्होंने थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी मतलब अलाउ कर दिया कि अगर वो बैठते हैं, तो मेरे कॉलेज वालों ने कहा कि दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आल्सो, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो और मेरे को इंटरेस्ट भी था, क्योंकि मैंने की थी इसी पर्पज से थी, मैकेनिकल में जाने का मतलब ये कारण भी था। तो फिर जब हम गए तो कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए हमने बहुत कुछ सीखा भी। जैसे अगर हम बात करें तो उसमें रोल केज का डिजाइन, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अलावा मटेरियल की टेस्टिंग, क्योंकि 30 लोगों की हमारी टीम थी, जिसमें पूरा काम बटा हुआ था। तो मेरे पास एक तो रोल किट का डिज़ाइन था, जो कि सॉफ्टवेयर के बेसिस पे होता है। आप भी आगे जाके सॉफ्टवेयर सीखेंगे जब ग्रेजुएशन में जाएँगे तो। और डिज़ाइन जब आप बनाते हो, तो उसमें पूरे भारत के बहुत सारे जो कॉलेजेज़ हैं, वे भी 400-500 कॉलेजेज़ पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो उसमें से 200-250 डिज़ाइन में क्लियर होते हैं। उसके बाद डिज़ाइन होने के बाद फिर आप उसकी फैब्रिकेशन शुरू करते हो। फिर जब आप फैब्रिकेशन करोगे, उसके बाद वहाँ पर जब आप पहुँचते हो अपनी गाड़ी लेकर के, तो वहाँ पर भी टेस्टिंग्स वगैरह होती है। क्या आप ब्रेक समय पे मार पाओगे या नहीं? क्योंकि जब रेसिंग हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर की सेफ्टी भी एक कंसर्न होता है। तो वो सारे 7 से लेकर 10 वहाँ पर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। करते-करते जो टोटल 500 लोगों ने अप्लाई किया था, तो आप लगभग 60 से 62 गाड़ियाँ ऐसी थी जो ड्राइव वहाँ पर रोड पे कर पाई थी। So in that, we got second position in acceleration test. For that purpose, we with like 50,000 rupees also. So that event was a life changing process. उसमें 1 साल की पूरी हमारी मेहनत थी, और थ्रू आउट द ईयर अपने सैटरडे संडे की, बट मुझे याद है उस समय पे मैचेस भी चल रहे थे, मेरे को मैचेस का बहुत शौक था देखने का। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो मैं कभी मिस नहीं करता था, चाहे कॉलेज हो तो छुट्टी भी ले लेता था, वो मिस करके भी मैं सुपरा के लिए गया। सो दैट इसलिए मुझे वो याद भी है, क्योंकि उसके लिए तो अपने सेक्रीफाइसेस किए भी। सर आपने कहाँ-कहाँ पे पढ़ाया? देखो, मैं वैसे तो पढ़ाना मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दिया था। जब मैं बीटेक कर रहा था उस समय पे ही, जैसे जो भी वहाँ लोकल कोचिंग्स वगैरह होती थी, वहाँ पे पढ़ा लेता था।
और उसके अलावा जैसे इवन जो हमारा 2 महीने का वैकेशन वगैरह होता था, उस समय पे भी मेरे एक फ्रेंड की कोचिंग थी, मैं वहाँ पे पढ़ा लिया करता था। शौक था एक पढ़ाने का, क्योंकि उसके पीछे का एक कारण है, मतलब मेरी मम्मी टीचर रहे हैं। तो मतलब वैसे तो मतलब मेरी मम्मी के पास जो स्टूडेंट आते थे, उनको भी मैंने कई बार पढ़ाया है, तो वो तब से ही मेरे को शौक सा था। उसके बाद फिर जब मास्टर्स के बाद मैं मतलब वीकेंड पे मैंने पढ़ाना शुरू किया ड्यूरिंग मास्टर्स, और उसके बाद मैं फुल टाइम टीचिंग में आया, तो मैंने मतलब ऑल ओवर इंडिया लगभग मैं मतलब मेजोरिटी ऑफ द कोचिंग्स में पढ़ाया है। जैसे इंजीनियर सक्सेस देहरादून में मैंने पढ़ाया है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइप्स जो कि इलाहाबाद में है, आईफा इलाहाबाद, आईसीई जो कि पूरे गुजरात में है, और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया मैंने मतलब जा जाके पढ़ाया है बहुत सारी कोचिंग्स में। और इसके अलावा जो ऑनलाइन में मतलब जो सबसे पहले मैंने ग्रेड अप ज्वाइन किया था, और दैट वाज इन 2018। उसके बाद फिर जब जैसे कोविड आ गया था, तो उसके बाद फिर मैं फुल टाइम ऑनलाइन में ही चला गया। और इवन मैंने खुद का इंस्टीट्यूट भी रन किया है कुरुक्षेत्र के अंदर, और वहाँ पर हमने सिंगल डिजिट रैंक दिए हैं 3 साल लगातार। और उससे पहले भी जब मैं पढ़ा रहा था, तो बाय गॉड ग्रेस एवरी टाइम वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। ऑब्वियसली रिजल्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क के कारण, तो हमारा एक रोल होता है जो कि सही डायरेक्शन देने का होता है। और उसके बाद फिर मैंने बायजूस, जैसे बायजूस ने एक्चुअली ग्रेड अप को एक्वायर कर लिया था, तो जो ग्रेड अप थी वही बायजूस एग्जाम प्रेप बन गई थी। तो लगभग 2024 तक मैंने बायजूस में काम किया है। और जब मैंने मतलब बायजूस में भी काम किया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आई स्टार्टेड एज अ सीनियर फैकल्टी एचओडी, एंड व्हेन आई लेफ्ट देयर एट दैट टाइम आई वाज एट द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन एज वेल। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का रिच एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का। और क्योंकि टीचिंग में इंटरेस्ट इतना था कि मतलब इट इज लाइक, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो कभी नहीं थकते हो, पढ़ाई में थक जाते हो। तो मतलब अगर आप ऐसी ही चीज को प्रोफेशन बना लेते हो जिसमें आपको मजा आता है, तो आप कभी नहीं थकते हो। यू वोंट बिलीव कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब पूरा पूरा साल में दिवाली वेकेशंस पे भी, मतलब एक दिवाली वाला दिन छोड़ के, आई यूज टू टीच, नॉट बिकॉज ऑफ कि भाई पैसे कमा रहे हैं, मनी, नो, बिकॉज अच्छा लगता है। और स्टूडेंट्स की जो मतलब रिस्पॉन्स मिलता है उसके लिए, रिजल्ट्स वो जो देते हैं, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है टीचर के लिए। तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है, फॉर दैट वी आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट। सर जैसे कि आप डायरेक्टर थे लास्ट टाइम देवांगली बाइक सुच, तो आप क्या एक्सपेक्ट करके एक स्टूडेंट से कि एक मतलब वो पढ़ने के लिए क्या करें? देखो मतलब जहाँ तक मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको एक चीज जरूर करनी चाहिए, अपने टीचर को फॉलो। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो आप अब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, पर जो आपको पढ़ा रहा है वो कई सालों से वही काम कर रहा है। तो वो ऑब्वियसली मतलब एक ऐसा है कि एक बंदा है जिसको रास्ता पता है, और वो आपका हाथ पकड़ के ले जाने को तैयार है, और आप फिर भी उस बंदे में भरोसा ना करके हाथ छुड़ा करके इधर उधर भागने लगते हो, तो आप डेफिनेटली मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल पर पहुंचना तो जिसको रास्ता पता है, जो कईयों को पहुंचा चुका है, वो आपका हाथ पकड़ के आपको ले जा रहा है, जस्ट फॉलो ही, इट विल बी गुड। हाँ, पहले आप सर्च जब टीचर का कर रहे हो, उस समय पे जितना आपको इफ बट कर रहा है कर लो, बट एक बार आपको फेथ हो गया, देन यू हैव टू फॉलो दैट। और दूसरी बात ये है कि पढ़ाई में आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूनिक सर्विसेज की कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, इसरो की कर रहे हो, किसी भी चीज की कर रहे हो, हर एग्जाम का एक ही रूल है, एक रेगुलरिटी चाहिए होती है। अगर आप रेगुलर नहीं हो, तो एग्जाम नहीं निकाल सकते, बिकॉज रेगुलरिटी इज मस्ट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर स्कूल सिलेबस की बात अलग होती है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो, रेगुलरिटी इज मस्ट। सर विच वन इज बेटर, ऑनलाइन और ऑफलाइन? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली दोनों का अपना अपना प्रोज और कॉन्स होता है। ऑफलाइन में जो रियल वाली फीलिंग आती है, ऑब्वियसली एक टीचर को भी जनरली ऑफलाइन पढ़ाना पसंद होता है, स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि रियल में आप इंटरेक्ट कर पाते हो अपने फैकल्टी से। और जब हम पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन, तो उसकी खास बात ये होती है, आपके चेहरों को देख के हमें ये पता लग जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ये ऑफलाइन का बेनिफिट है, ठीक है। और ऑनलाइन का क्या बेनिफिट है? ऑनलाइन का स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने गेट की प्रिपरेशन करी थी, तो मेरा कॉलेज इतना मेरे को अलाउ नहीं करता था कि मैं क्लासेस, क्योंकि उस समय पे, अभी तो क्या हर जगह कोचिंग्स है, पहले ऐसा नहीं था। मैंने जब गेट का प्रिपरेशन किया, तो मेरे को गुड़गांव से दिल्ली जाना पड़ता था, तो मैं वीकेंड में प्रिपरेशन के लिए जाता था। तो जब वीकेंड में जाता था, तो कभी कभी वो लोग सैटरडे में कॉलेज में वो रख देते थे प्रेजेंटेशन वगैरह, जिसके कारण क्लासेस मिस हो जाती थी। तो ये ऑफलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, है ना, आपको मान लो कभी स्कूल कॉलेज में बुला लिया गया, तो आपकी क्लासेस मिस हो जाती है, और वो फिर आपको दोबारा नहीं मिलती थी। उसके लिए दोबारा के लिए या तो किसी दूसरे बैच में आ पाओ। ऑनलाइन का ये बेनिफिट है कि आपका कुछ मिस नहीं होता, तो वो कभी भी आप देख सकते हो, कभी रिपीट कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो।
और इवन डाउट्स के लिए भी आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट जो डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना पड़ता है ऑफलाइन में, वो भी बच जाता है। तो ये ऑनलाइन के फायदे हैं। बट एट द सेम टाइम जब आप ऑफलाइन में होते हो तो टीचर आपकी डेली प्रोग्रेस पे जो ध्यान दे सकता है, वो ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कुछ कह दिया जो आपको बुरा लगा, आप चले गए, तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं आप पे। ऑफलाइन में तो मैंने आपको डांट दिया, आप बुरा भी मान गए, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट, है ना। ऑनलाइन में बच्चे बुरा ज्यादा मान सकते हैं कई बार, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। Sir, what is the dark reality of Indian education policy? Like edtech के साथ क्या गलत हो रहा है, वो खुद क्या गलत है? देखो, जैसे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ बहुत सारी एडटेक कंपनीज में, जो मुझे लगता है बेसिकली, शायद आप अप्स एंड डाउन्स के बारे में पूछ रहे हैं कि जो ये कैसे एकदम से होता है। तो जब कोविड आया था उस समय पे सारा सिस्टम जो है ऑफलाइन एजुकेशन का ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में शिफ्ट होने के कारण ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत, मतलब एक बूम मिला था, एक एक्सेलरेशन मिला था, जिसके कारण मतलब एक बहुत ही ज्यादा, एक कह सकते हैं ना कि नई ही ऊंचाइयां छू ली थी उसने। तो जब आप बढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है शायद हमेशा ये चीज बरकरार रहेगी, है ना। जैसे आपका भी बिजनेस बढ़ रहा हो, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी सेल्स हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो सकता है 3-4 जगह और अपनी ब्रांचेस खोल लो, होता है ना ये। तो वही उस समय पे हुआ एडटेक कंपनीज में, क्योंकि उस समय पे सब ऑनलाइन जा चुका था सिस्टम। तो लोगों ने उसको एज ए इन्वेस्टमेंट कर करके उसको बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाने की सोची। और जब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाने की सोची, तो एक कारण जो अप्स एंड डाउन्स का रहा, वो रहा कि जैसे ही ऑफलाइन खुला, तो ऑफलाइन का जो क्रेज था वो बिल्कुल खत्म तो होने वाला नहीं था। वो तो कोविड की 2-3 साल की मार थी, उस समय हमें पता नहीं था, पर ऑफलाइन का भी अपना क्रेज है। तो एक तो वो ऑनलाइन का जो कुछ मार्केट ऑफलाइन में डिवाइड हुआ, ये भी कुछ हद तक रीजन है। दूसरा है कि जब ये ऑनलाइन पे कोई भी प्लेटफॉर्म बढ़ा है, तो मतलब उन्होंने बढ़ने के लिए एक बार कुछ भी किया है, मतलब तेज ग्रोथ से जाने के लिए, दैट वाज सस्टेनेबल। जैसे आप अगर ऑफलाइन में कोई क्लास या कोचिंग शुरू करते हो, तो आप क्या करते हो कि आप, मैं पढ़ाऊंगा, 4 बच्चे मुझसे पढ़ने आएंगे, वो आगे 4 को बोलेंगे, वो आगे 4 को बोलेंगे, इससे 2-3 साल में मेरा पूरा इस एरिया में नाम हो जाएगा। ये ऑफलाइन में होता है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं। ऑनलाइन में क्या किया कि अगर कोई ऑलरेडी टीचर है, अच्छा पढ़ा रहा है, उसको भी आप कुछ भी ऑफर करके अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए, है ना। तो उससे ऑडियंस एक बार मिल के आपको, फिर बाद में आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड है, फीस लिमिटेड है, वो सारी चीजें लिमिटेड ही है। तो फिर वो सारी चीजें जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, 1 या 2 या 3 साल के बाद, तो वो चीजें थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेजर रीजन रहा एडटेक के सो मच अप डाउन्स का, जो भी एडटेक्स में अप डाउन्स हुए हैं, दैट मे बी द रियल रीजन। बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरह से एक एनालिसिस ही है। Do you think AI is ready for the EV revolution? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ईवी का जो सीन है। देखो, मैं आपको बताऊं, वैसे तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी जो होते हैं वो पूरे तरीके से पोल्यूशन फ्री नहीं है, क्योंकि बैटरी बनने में ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन होता है। दूसरी बात, अगर आप बाकी देशों के मुकाबले देखोगे, तो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है कि एक चार्जर ऑन एवरी 6 कार्स अवेलेबल है। एवरी 6 कार्स 1 चार्जर इज अवेलेबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। भारत में अभी ये आंकड़ा मतलब दूर दूर तक नहीं है, मतलब शायद, मतलब इसका एग्जैक्ट आइडिया तो मुझे नहीं है, बट मोर देन 200-300 कार्स एक चार्जर अवेलेबल है, वो भी मैं शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हो रहा, काम हो रही है, बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही है। जैसे एक इलेक्ट्रा कंपनी है, तो दे आर ट्राइंग टू सेट अप दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बट एट द सेम टाइम कुछ कंट्रीज तो ऐसा बोलती है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दैट पेट्रोल एंड डीजल। बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल या उससे रिलेटेड अगर कुछ आता है, तो वो फ्यूचर में होने के ज्यादा चांसेस है। तो ये भी एक कारण है कि ईवी पर जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए उतना कंसंट्रेशन शायद नहीं है। बट यस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स, क्योंकि अब कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ डेफिनेटली बेनिफिट उसका होगा। बट यस, परमानेंट सॉल्यूशन तो ईवी भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी बैटरी बनाने में तो पोल्यूशन हो ही रहा है। और दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, इलेक्ट्रिसिटी बंद तो पावर प्लांट्स में रही है, वहां फिर वही फ्यूल यूज हो रहा है। तो ये भी एक तरह का इश्यू है। सर, एक कल्चर का, स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का और किसी भी अदर एक्टिविटी का वो लगाते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, एक बच्चे की लाइफ में होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे। देखो यार, ये जो आपने वर्ड्स यूज किए, कल्चर, म्यूजिक, ये सारी चीजें, स्पोर्ट्स, ऑब्वियसली मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, म्यूजिक के लिए तो कहा जाता है कि म्यूजिक हैव द पावर टू चेंज द मूड। कभी आपका मूड अगर, मतलब आपको चेंज करना हो, तो आप उस तरह का म्यूजिक सुनने लग जाओ, है ना, तो यू विल फील आपका मूड चेंज कर दे, ऐसी पावर म्यूजिक में होती है।
तो म्यूजिक का तो मैं तो इवन कई बार डीमोटिवेट हो जाता था पढ़ते पढ़ते, तो मोटिवेशन सॉन्ग्स लगाता था, तो मुझे एक बार नई एनर्जी एक तरह से मिल जाती थी, है ना? तो वो चीजें हैं। और दूसरी बात, तो जहाँ तक बात है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स ना केवल हमें फिजिकल फिटनेस में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा मतलब ऐसा होता है जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, थोड़ी देर खेल के आते हो, तो एक रिफ्रेशमेंट भी मिलता है, तो मेंटल रिफ्रेशमेंट भी वो देता है ऑब्वियसली। तो स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक ये तो रियल लाइफ का हिस्सा है ही, और मुझे लगता है स्कूल या कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स को अगर इसके लिए थोड़ा बहुत समय अलग से हो तो इट इज गोइंग टू बी बेटर ओनली। और जहाँ तक बात कल्चर की है, तो ऑब्वियसली जब आप कल्चर के बारे में जानते हो, तो आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में भी जानते हो कि क्या क्या पहले होता था, और उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप जैसे देखेंगे भी कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसको तो वैसे ही बहुत रिच कल्चर कहा जाता है, और अनेकता में एकता भारत के लिए कहा भी जाता है। तो डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल ग्रोथ फॉर श्योर। इस इवेंट में कौन-कौन से चैलेंजेस फेस किए थे? इस इवेंट में एक बहुत ही मतलब किस्सा हुआ था, जिसमें मतलब वो एक तरह से हमारी सांस अटक गई थी, क्योंकि हम गाड़ी लेकर के चेन्नई पहुंच चुके थे, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, और ब्रेक टेस्ट होता है, क्योंकि अब जैसा मैंने आपको बोला कि ड्राइवर को कभी ब्रेक लगानी पड़े, अगर उसकी ब्रेक सही से काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो लाइफ के साथ रिस्क वाली बात थी। तो इसलिए ब्रेक टेस्ट कराए बिना वो किसी भी गाड़ी को अलाउ नहीं करते थे दौड़ाने के लिए। तो जब ब्रेक टेस्ट हुआ तो हमारा 5 बारी में ब्रेक टेस्ट पास नहीं हुआ, और हमें लोगों को लगा आप ये लास्ट का ऑप्शन है। अगर उसमें ब्रेक टेस्ट में होता क्या था, आपको एक डिस्टेंस दिया जाता था कि आप यहाँ ब्रेक मारोगे तो इतने डिस्टेंस में गाड़ी रुक जानी चाहिए। तो जब ऐसा हुआ तो अब हमें मतलब बहुत दिक्कत हुई कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं पास हो रहा है, क्योंकि सब कुछ अब करके आए थे बढ़िया से। तो हमारे साथ जो हमारे गाइड थे, उनको भी काफी अच्छी नॉलेज थी, तो वो बोले चलो 15 मिनट के लिए गाड़ी को साइड में लेके चलते हैं ऑफ द ट्रैक। फिर हम लेके गए तो उन्होंने मतलब उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके ये पाया कि हमने जो डिस्क ब्रेक जो डिस्क थी वो उल्टी लगा रखी। तो फिर उन्होंने उसको सीधा करवाया, उसके बाद जस्ट एक बात उसके बाद अगले ही उसमें हम पास करिए ब्रेक टेस्ट। पर अगर वो देखिए भी ना करते तो शायद वो गाड़ी बाहर हो जाती, और वो हमारा आखिरी टेस्ट था, अगर वो पास करते तो अब इतने रेस में, वो नहीं करते तो तो एट दैट टाइम मतलब अभी ये था कि एक बार तो मतलब हमारे 4 लोगों की तो ऐसा मतलब हमारी टीम पे आंसू आने को हो गए थे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद 1 साल की मेहनत के बाद अब जस्ट रेस से जस्ट 1 सेकंड पहले पार हो। तो जो गाड़ी ड्राइव करता है वो साथ ले गए थे अब? ड्राइवर भी स्टूडेंट ही होता है उसमें। तो हमारे ये तो काफी रिस्की था। ऑब्वियस नहीं, कोई और होता तो भी रिस्की होता। मतलब खुद का मन रहता था रुक जाता। सो लेट्स स्टार्ट सर रैपिड फायर। सो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रैपिड बिना सोचे समझे आंसर देना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि गेट और इसरो व्हाट गिव यू मोर गूज़बम्प्स? गेट, बिकॉज़ इट कवर्स एवरीथिंग। आई थिंक आप इसरो आंसर दे दें, मेरा ऐसा मानना है। सी सर इसरो आल्सो टेक्स ऑफ ब्रेक। और लर्निंग और टीचिंग इन दोनों में से कौन-सी आर्ट? आई वुड रादर से बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर। एक फेमस कोट है एलसी का, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई किसी चीज को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको वो आती भी नहीं है। तो मैं तो टीचिंग में इसी को फॉलो करता हूँ, तो दोनों लिंक्ड है, नथिंग इज डिफिकल्ट। एनी वन थिंग दैट यू वांट टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ? माय हेल्थ इश्यूज, बिकॉज़ यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ पेन, बिकॉज़ ऑफ दैट यस। मेनी थिंग्स चेंज्ड इन माय लाइफ। एक मिथ सर जो आप इंजीनियरिंग के बारे में स्पष्ट करना चाहें? इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती, ये करिए सर। इस पर बल्कि मैं एक बात कहना भी चाहूंगा कि जनरली ये डेफिनेटली आज की डेट में काफी चल भी रहा है कि जॉब्स को लेकर के। उसका कारण भी है क्योंकि इंजीनियर से एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली ज्यादा होती है, तो जिस पे नजर रखी जाती है, इस पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है ना, उसकी एक छोटी चीज भी दिखती है। तो मैं ये कहूँगा आज भी अगर कोई क्वालिटी इंजीनियर है तो जॉब की उसके लिए कमी नहीं है। जॉब उन्हीं की नहीं लगती है जो चीजों को मतलब एज ए इंजीनियर सीखने के बजाय जब जस्ट रट्टा करके एग्जाम क्लियर करते हैं, उनकी जॉब नहीं सर यूट्यूब देखते हो? करते। आपकी लास्ट सर्च या फिर आपका फीड में ज्यादातर क्या आता है? क्या आता है? आप क्या देखते हो बेसिकली यूट्यूब पे? देखो मैं जितनी जो भी देखता हूँ, या तो जो रिसर्च टॉपिक्स होते हैं रिसेंटली क्या चल रही है, और इसके अलावा क्रिकेट। तो ये दो चीजें ही मेरी सर्चेस भी ज्यादा आएगी। और तीसरा यस, म्यूजिक आई लाइक अलॉट, खास करके सूफी म्यूजिक हो गया, गजल्स होगी, ये मुझे ज्यादा पसंद है। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर से अगर आप बात करें तो जगजीत सिंह फॉर गजल्स मुझे बहुत पसंद है, और वैसे अरिजीत सिंह। ओके, एक है ही फैन। से कौन-सा डिफिकल्ट ज़्यादा टीचिंग, रनिंग या फिर क्रिकेट या फिर गिटार बजाना? मुझे एक बात बताओ, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपको पसंद है कोई चीज तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये चारों चीजों में मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए कभी मुश्किल नहीं लगी। ठीक है नहीं, बट हाँ, क्योंकि जैसे आपने टीचिंग और लर्निंग का,
ऑब्वियसली जब आप पढ़ाते हैं एज मतलब वो एक इंटरेस्ट आता है जो वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए उतना आसान नहीं होता चीज़ों को पढ़ना जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो। सर, That is it. आपको क्या लगता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में क्या एक छोटा चेंज करना चाहिए जिससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं? इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा वैसे तो ऑलरेडी मतलब हमारी सरकारें जो है समय-समय पर काफ़ी चीज़ें चेंज करती रहती है। जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें चेंज की गई। जैसे अब ये लगा लो हम लोग जब पढ़ते थे तो मतलब जो चीज़ें होती थी मतलब एक तरह से थ्योरी मतलब पढ़ा दी गई, उतना एक्सपेरिमेंटेशन उतना ज़्यादा नहीं होता था। और अभी ऑलरेडी जैसे सीबीएसई भी हो गया या फिर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लाइक एजुकेशन है, वो काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं और अब आप देखो आज की डेट में ऑनलाइन आने के बाद स्मार्ट क्लासरूम हो चुके हैं हर स्कूल के अंदर। तो वो सारी चीज़ें होने के कारण हर एक चीज़ मतलब देख सकते हो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला रही है। बट इसके अलावा मैं और ये कहूँगा कि ये चीज़ें मतलब अगर टेक एनेबल्ड कर दिए जाए सारे स्कूल, तो ये चीज़ें और बेटर हो सकती है। और साथ ही अगर एक ऐसा मतलब पोर्टल हो भारत सरकार की तरफ से, जो जिसमें सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को वो चीज़ें अवेल कराई जाए जिससे वो एक्सपीरियंस कर सके हर एक चीज़ को जो भी रिलेटेड टू देयर एजुकेशन है। तो अगर वो चीज़ें इंक्लूड हो जाए हर स्कूल के साथ, तो थिंग्स विल बी ऑन द बेटर। वाज़ अमेजिंग कन्वर्सेशन। हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा महसूस हुआ एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम दैट यू गिवन टू अस। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ आवर पॉडकास्ट एंड इसमें हमने सर से बहुत कुछ सीखा एंड ऐसी अमेजिंग कन्वर्सेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।